कल की क्लास में हमने पढ़ा था आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद का इतिहास, अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा था हमने, और फादर ऑफ सर्जरी कौन है, आयुर्वेद का देवता किन्हें माना जाता है, आयुर्वेद किस वेद से लिया गया है, किस वेद का उपवेद है, और हमने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी थी चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार। ठीक है, रोग क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है, ये परिभाषाएं पढ़ी थी। तो मुझे बताइएगा, आयुर्वेद की परिभाषा बताएंगे मुझे। अमिता जी आप ही बताइए, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? जी सर। आयुर्वेद की परिभाषा है जीवन का विज्ञान, उसे आयुर्वेद कहते ठीक है जी, एक समग्र और पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रणाली है ये। ठीक है, हैं। जी सर। जिसमें निरोगी जीवन और लंबा जीवन जिया जा सके, जिसके जरिए वो एक प्रणाली है, एक पद्धति है। ठीक है, ठीक है जी। आयुर्वेद के हमने उद्देश्य पढ़े थे दो, वो मुझे कोमल जी बताएंगी। सर कल हम नहीं सुन पाए थे सर। ठीक है जी। मतलब उसी क्लास के टाइम पे कुछ गेस्ट आ गए थे तो नहीं अटेंड कर पाए। संजना जी आप बताइएगा। सर, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सर रोगी व्यक्ति को के रोगों को दूर करना। ठीक है जी, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उसके विकारों को दूर करना और उसको स्वस्थ करना। ठीक है, वो स्वस्थ हो गया तो फिर पहले वाला उद्देश्य अप्लाई हो जाएगा। अब वो स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद के दो उद्देश्य पढ़े थे हमने। ठीक है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, मृत्युंजय जी बताएंगे। सर अथर्ववेद बताया था, ज्यादा ऑथेंटिक आपने बताया था अथर्ववेद है, तो हमने अथर्ववेद को ही टिक करना है। आयुर्वेद का देवता किन्हें माना जाता है, संजना जी बताएंगी। सर धन्वंतरि को। धन्वंतरि, ऋषि धन्वंतरि को। ठीक है, ठीक है जी। और फादर ऑफ सर्जरी किन्हें कहा जाता है, रंजीता जी बताएंगी। तो महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को। ठीक है जी। हमने कल अष्टांग हृदय पढ़ा, अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा था। कविता जी आप बता सकते हैं। हेलो। जी कविता जी। काय चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, भूत विद्या, शल्य चिकित्सा, शल्यक्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, वाजीकरण तंत्र। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऋषि चरक के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा, रोग की परिभाषा क्या है, हिमांशी यादव जी बताएंगी। किसके अनुसार सर? ऋषि चरक के अनुसार। सर वात पित्त कफ इन तीनों को सर सम मात्रा उचित मात्रा में होना। होना, क्या ये रोग की परिभाषा है, स्वास्थ्य की परिभाषा है? सर चरक ऋषि के अनुसार बता रोग और स्वास्थ्य की परिभाषा। पूरा तो करो इसको। तीनों दोषों को उचित मात्रा में होना रोग है या स्वास्थ्य है? सर रोग। ठीक है जी। ममता जी बताएंगे, हिमांशी जी ने जो बताया वो सही है या गलत है? गलत है सर। आप ठीक करिएगा। त्रिदोष सम रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हाँ, हमारे त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, अगर वो सम मात्रा में रहते हैं तो उसको स्वास्थ्य बोलते हैं, और उनमें विषमता आती है, तो असमता रोग आती होता है। है। ठीक है, दोनों जी। तीनों के तीनों इम्बैलेंस होते हैं, अपनी मात्रा उनमें जब बढ़ जाती है या घट जाती है तब उसको हम रोग बोलते हैं। ये ऋषि चरक के अनुसार है। ऋषि सुश्रुत के अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो कौन बताएगा हमें, वो बताएंगे हमें राधा पटेल जी, आप बता दीजिएगा।
राधा जी, सारिका जी आप बताइएगा। जी सर। समदोष समाग्नि च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है जी। वर्तिका जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप, क्या कहा गया इसके अनुसार? सर दोषों में मतलब दोष सम होने चाहिए, जो त्रिदोष हैं जो ऊपर चरक ऋषि ने बताए हैं उनमें समान मात्रा। अग्नि सम हो, जो 13 प्रकार की अग्नि है, जो 7 धातुएं हैं शरीर में वो सम हो। मल और उनके जो सभी क्रियाएं हैं शरीर में होने वाली वो सभी सम हो। और जिसकी आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न हो वही स्वस्थ बोला गया है सुश्रुत ऋषि के अनुसार। ठीक है जी। समदोषः समाग्निश्चः समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, उससे बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई बच्चा बताएगा? सब पंचधातु पंच महाभूत के बारे में। पंच महाभूत और आयुर्वेद हमने पढ़ा था, आयुर्वेद में उनका क्या उद्देश्य है। ठीक है। हमारा शरीर किन किन चीजों से मिलकर बनता है, कौन बताएगा? पंच महाभूत। शताक्षी जी। जी सर। सर पंच महाभूत से मिलकर बना है हमारा शरीर। और सर आयुर्वेद के अनुसार आपने बताया था कि पंच महाभूत से शरीर बना है और इस शरीर से ही मल मूत्र दोष धातु व मल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है जी। जो हमारा शरीर बनता है तो पंच महाभूतों से शरीर व शरीर के जो मूल दोष होते हैं, ठीक है, जो वात पित्त कहे गए हैं, आप सुश्रुत संहिता वाली परिभाषा है ना, वो शरीर के अंदर में ही आ जाएगी। ठीक है। सम दोष, सारे दोष, यानी कि उन्हीं से तो शरीर बना ना। मूल दोष हो गए, फिर सम अग्नि होगी, सम धातु होगी और मल की क्रिया होगी, आत्मा इंद्रिय मन, ये सब जाके तब पूरा शरीर बनता हमारा। ठीक है। उसके बाद हमने पंच महाभूतों के जो है गुण पढ़े थे, उसके बाद का हम आज पढ़ेंगे। यहाँ तक का हमने कल पढ़ लिया था। इसमें किसी बच्चे का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। ठीक है जी। यहाँ तक का हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है। पंच महाभूतों के जो गुण होते हैं। अब शरीर में विद्यमान क्या क्या होता है, यानी कि शरीर बनता किन किन चीजों से है, वो बताए गए हैं। 3 दोष हो गए। कौन से होते हैं 3 दोष? सर पित्त कफ। वात पित्त कफ। ठीक है। हमने जो पढ़ना है ना आयुर्वेद में, हम पूरा आयुर्वेद जो पढ़ेंगे, इस जो सुश्रुत संहिता की परिभाषा है इसी पे ही रहेंगे हम। ठीक है। हमने सारे दोष पढ़ने हैं, सारी अग्नियां पढ़नी है, सारी धातु पढ़नी है, और मल कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़नी है। आत्मा इंद्रिय मन हमने पढ़ना है। स्वास्थ्य की परिभाषा और भी अलग अलग तरीके से है, ऋषि वाग्भट के अनुसार अलग है। हम इसी परिभाषा पे ही घूमते रहेंगे आखिर तक। ठीक है। शरीर में विद्यमान हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। सप्त धातु होती है हमारी, रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि वीर्य। ठीक है। मल की क्रियाएं होती हैं हमारी आदि। आदि मतलब इससे और भी है कुछ, भी पंच महाभूतों के मिश्रण से ही बने हैं। ठीक है। फिर आता है त्रिदोष सिद्धांत। क्या है त्रिदोष, क्या होते हैं त्रिदोष या 3 दोष, क्या होते हैं 3 दोष? वात कफ। हाँ, ऐसे 3 तत्व जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ है। ठीक है। आपके सामने प्रश्न आ जाए ना, आयुर्वेद के अनुसार आधार स्तंभ कितने हैं, तो वो है 3। और कौन कौन से हैं? वो है वात पित्त कफ। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया। ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार 3 स्तंभ कौन से हैं, ये स्तंभ है। आगे आपको उप स्तंभ भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो स्तंभ में और उप स्तंभ में आप फर्क अपना अलग अलग रखना। ठीक है।
ऐसे 3 तत्व हैं जो स्वास्थ्य के आधार स्तंभ हैं तथा अनुचित आहार विहार से, ठीक है, अनुचित आहार विहार से, खान पान से और आपके लाइफ स्टाइल से दूषित रोग होकर दूषित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं दूषित? ये वात पित्त कफ, ठीक है। ऐसे 3 तत्व जो आधार स्तंभ है और अनुचित खान पान आहार विहार, हमारा लाइफ स्टाइल जो है, रहन सहन, उससे क्या होता है, ये दूषित हो जाते हैं और जब दूषित हो जाते हैं तो रोग पैदा करते हैं। यही त्रिदोष कहलाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इनसे हमारा शरीर चलता है और दोष का मतलब गलत चीज हो गया, तो आप दोष क्यों कह रहे हैं? वो तो खराब होने पे होंगे ना, जब उनकी मात्रा इम्बैलेंस हो जाएगी, अनुचित होएगी। तो अभी तो उचित मात्रा, फिर भी आप इसको त्रिदोष में काउंट कर रहे हो आप। तो यहाँ दोष शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि सीमा से अधिक बढ़ने या घटने पर ये समय दूषित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आहार विहार या आपका लाइफ स्टाइल है, रात को लेट तक जागना, सुबह लेट तक सोना या दिन में सोना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हमारे लाइफ स्टाइल में आती है, वो भी आपको पढ़नी है इसमें, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले ये वात पित्त कफ जो हमारे, ये जो 3 तत्व हैं, ये दूषित हो जाते हैं, इसलिए इसमें साथ में इसका नाम दोष दिया गया है। तथा धातुओं को भी दूषित करते हैं, ये खुद भी दूषित होते हैं और फिर धातु है, धातु भी दूषित होती है, फिर हमारी मल की क्रियाएं वो भी दूषित हो जाती हैं, ठीक है। आपको कोई भी डिजीज होती है, डॉक्टर सबसे पहले यही देखता है आप खान पान क्या है, आपकी नींद ठीक है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी में भी आज नींद को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। 6 से 8 घंटे की नींद लो, ठीक है, हल्का भोजन करो, टाइम से सो, टाइम से उठो, दिन में मत सो, ठीक है, एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें काउंट की जाती है उसमें। तो जब ऐसा होता है, ये समय दूषित हो जाते हैं, दूषित हो गए तो फिर ये धातुओं को दूषित कर दे, जो हमारी रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, जो वीर्य, जो हमारी सब धातु हैं, उनको भी दूषित कर देते हैं और उनको दूषित करते हैं, फिर मल की क्रियाएं भी दूषित हो जाती है और फिर हमारा शरीर जो है किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए इनको त्रिदोष कहा गया है। क्लियर है? क्लियर है? सर त्रिदोष, सर ये अगर ये कम या ज्यादा होंगे तो सर त्रिदोष फिर सम रहेंगे सर, फिर इनको क्या बोलेंगे? हाँ, दोष शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि सीमा से अधिक बढ़ने या घटने पर ये समय दूषित हो जाते हैं और धातु को भी दूषित करते हैं, क्योंकि ये खुद दूषित होते हैं, इसलिए दोष कहा गया साथ में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इनके बढ़ने या घटने से कोई और चीज खराब हो रही है, तो इनको त्रिदोष, फिर तो दोष नहीं कहते। बट क्या है, यहाँ पे ये कहा गया है कि दोष शब्द इसलिए जुड़ा है, आप म्यूट कर लीजिएगा एक बार संजना जी। दोष शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उचित या इनकी मात्रा अनुचित होती है, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो सबसे पहले ये खुद दूषित होते हैं, फिर जाके आगे धातुओं को करते हैं, मल की क्रियाएं उनको दूषित करते हैं, इसीलिए इनका इनमें साथ में जोड़ा गया, इनका नाम दोष, ठीक है। अगर मात्रा उचित अनुचित होने से ये ना दूषित होकर किसी दूसरी चीज को दूषित करते, फिर इनको हम दोष नहीं कहते। अब समझ में आया? यस नो? सर नहीं समझ में आया? सर मेरे तो सर ये समझ में आ गया, अगर ये कम या ज्यादा होंगे तो सर त्रिदोष कहलाएंगे। तो सर फिर ये अगर सम इक्वल रहेंगे तो सर इनको क्या बोलेंगे फिर भी दोष कहेंगे, बट दोष इसलिए कहेंगे क्योंकि जब अनुचित मात्रा होती है ना, तो सबसे पहले ये खुद दूषित होते हैं, इसलिए इनको साथ में दोष नाम दिया गया है। अगर ये खुद दूषित नहीं होते फिर दोष नाम नहीं आता, फिर 3 तत्व या कुछ और नाम होता इनका। जी सर। ठीक है। मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, ये आपको एक और आगे परिभाषा मिलेगी, बट एक परिभाषा ये भी है इसकी। मानव शरीर का निर्माण दोष, त्रिदोष आ गए, धातु, सप्त धातु आ गई, मल की क्रिया आ गई, इन तीनों तत्वों के मेल से हुआ है। इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का धारण या स्वास्थ्य रहना संभव है, इसलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे त्रिदोष हैं जब ये सम अवस्था में होते हैं तो उनको धातु भी बोल देते हैं, हालांकि सप्त धातु अलग चीज है। अब क्लियर हुआ कुछ संजना जी? जी सर। जब ये सम मात्रा में होते हैं तो शरीर का धारण करते हैं,
ये शरीर को बनाते हैं, शरीर को चलाते हैं और स्वस्थ रहना संभव है, इसलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है, त्रिधातु। ठीक है। शरीर की भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी यही दोष ही करते हैं। जो वात पित्त कफ है, शरीर की जो भौतिक क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं और जो वैज्ञानिक क्रियाएं, सभी क्रियाएं जो है इन्हीं दोषों से ही चलती है, वात पित्त कफ से। जैसे आपने पंच प्राण पढ़े थे ना, आगे भी पढ़ेंगे आप पंच प्राण में, और भी पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों कही गई है ये बातें। इन्हीं दोषों के प्रकोपित होने से अनेकों रोगों का जन्म होता है। क्लियर है? जी सर। जी सर। फिर पढ़ते हैं हम त्रिदोष क्या होते हैं और उनका स्थान कहाँ कहाँ होता है, उनका आश्रय स्थान। जैसे पांच प्राण पढ़े थे ना हमने, हम खेचरी मुद्रा में, नादा अनुसंधान में, और जो मुद्रा बंद वाला था उसमें अपान वायु और प्राण वायु का ज्यादा जिक्र पड़ा हमने, प्राण को अपान को मिलाना है। ठीक है। तो ऐसे ही वात पित्त कफ हमारे कहाँ कहाँ होते हैं बॉडी में, वो बताया गया। वात जो होता है, वात का मुख्य स्थान बताया गया है कि मुख्य स्थान यहाँ होता है, बाकी ओवरऑल होता है सबका। नाभि से नीचे का जो भाग होता है वहां वायु जो है ज्यादा होती है, वात रोग वहां पे ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे फिर हम सांस लेते हैं वो तो फेफड़ों में जाता है, वो नाभि से ऊपर हो गया। यहाँ पे मुख्य जगह बताई गई है, मुख्य में ज्यादा, सबसे ज्यादा बॉडी में वात का जो स्थान होता है वो यहाँ पर होता है, बाकी और जगह भी होता है। नीचे के स्थान में आ गई हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर आ गई, जंघा आ गई, टांगे आ गई और हमारी हड्डियां आ गई, इनमें हमारा वात होता है। ठीक है। जब हड्डियों के रोग होते हैं ना तो वात बढ़ने से होते हैं या वात की कमी से होते हैं, वो वात के रोग में आ जाएंगे। ठीक है। अर्थराइटिस होता है वो वात के रोग में आता है, उसके टाइप होते हैं आगे। फिर आता पित्त। पित्त होता है हमारा छाती व नाभि के मध्य का भाग। इसमें पसीना आ गया हमारा, लसीका आ गई, ब्लड आ गया हमारा, पाचन तंत्र संस्थान, जो पाचन संस्थान है वो आ गया हमारा, और मूत्र संस्थान जो है वो आ गया। ये हमारे पित्त से रिलेटेड होता है। जैसे किसी किसी को जब पित्त बढ़ जाता है तो उसको जो टैबलेट दी जाती हैं पित्त को कम करने की, बट जब वो टैबलेट दी जाती है उसके बाद जो उसका यूरिन आता है तो उसको जलन होती है। अगर आप में से किसी ने महसूस किया हो, या कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे उसको यूरिन क्रॉस करने में, यूरिन पास करने में टीचिंग होती है, जलन होती है, तो मूत्र संस्थान जो है वो इसलिए लिया गया है इसमें। ठीक है। पसीना आ गया हमारा, लसीका आ गई, रक्त आ गया और पाचन संस्थान आ गया। फिर आता कफ का स्थान कहाँ होता है। कफ होगा सर हमारा, लसीका मतलब? लसीका मतलब, लसीका क्या होता है बताइए कोई। लिम्फ। हाँ जी, लिम्फ बोलते हैं क्या उनको? क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं क्या शायद इंग्लिश में? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई जी। सर लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ फ्लूइड जो घूमता है हमारी बॉडी में। सर कुछ तो नहीं बोलते इन्हें? सर प्लाज्मा। प्लाज्मा बोलते, प्लाज्मा। कफ का स्थान देखते हैं कहाँ होता है। कफ का स्थान हमारा कंठ से ऊपर का भाग जो होता है ज्यादातर वहां पर होता है। होता ओवरऑल हमारी बॉडी में सब जगह है। ठीक है। कंठ हो गया हमारा गला, सिर हो गया, गर्दन हो गया, छाती हो गया और हमारी हड्डियां हो गई। उदर का ऊपरी भाग हो गया, पेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ लीवर होता है, जहाँ स्टर्नम बोन हमारी खत्म होती है, वहां पे जो स्टार्टिंग रिब्स होती है वहां पे। ठीक है। शरीर की मेद धातु, यहाँ ये कफ होता है। मेद मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर वैसा। हाँ जी, मेद बोलते हैं वसा को। जी वही काम है। वसा को, फैट को मेद धातु बोलते हैं। ठीक है। ये मोटापे वाले व्यक्ति जो होते हैं उनमें ज्यादा होता है मेद धातु, यानी कि वो कफ के शिकारी होते हैं। ठीक है। अब आपको फैट कम करना सिखाया जाएगा इसमें, कैसे आपको पतला होना है।
अपने कफ को ठीक करना है, कफ ठीक हो गया आप अपने आप पतले हो जाओगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना जो पतले होने के लिए, जैसे जीरे का पानी पीते हैं, मेथी का पानी पीते हैं, तो होता है ना, नीम का पानी पीते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे, लुकवम वाटर हो गया, लेमन हो गया, हनी हो गया, तो वो चीजें आपके कफ को कम करती है। और जब कफ कम हो जाए धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी मेद धातु अपने आप कम हो गई, मेद धातु कम हो गई तो आप पतले हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है त्रिदोष और रोग। त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ, और रोग हमारे कितने प्रकार के रोग होते हैं इनसे। तो वात जो होता है, वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त जब बढ़ता है या घटता है तो उससे 40 प्रकार के रोग होते हैं। और जब कफ बढ़ता है या घटता है, असंतुलित होता है, तो उससे 20 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है। ठीक है, 40 प्रकार के रोग किस दोष से होते हैं? वात से, पित्त से, कफ से। या कफ से कितने प्रकार के रोग होते हैं, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं, या सही मिलान पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यस सर। ये 3 व्यक्ति हैं। फर्स्ट जो है वात वाला है, सेकंड जो है पित्त वाला है, थर्ड जो है कफ वाला है। वात का व्यक्ति का शरीर का आप संरचना देखेंगे, इसका शरीर की ढांचा देखेंगे तो ये दुबला पतला व्यक्ति है। इसकी स्किन रूखी मिलेगी। जो हमने पढ़े थे ना पंच तत्वों का आपस में क्या संबंध, उनके गुण पढ़े थे हमने, तो वो इसमें सब के सब आ जाएंगे। हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, चंचल होता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। पित्त वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, पित्त वाला थोड़ा सा मोटा होता है। कफ का व्यक्ति होता है, कफ वाला ज्यादा मोटा होता है। जो हमने अभी पढ़ा ना, मेद धातु, एडिपोज टिश्यू, फैट, वसा, इसमें वो सारी चीजें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सर एज के हिसाब से क्या ये चेंज भी होते हैं क्या? एज के हिसाब से चेंज नहीं होता जी, ये होता है असंतुलित हमारा आहार विहार से, अकॉर्डिंग टू एज नहीं होता। तो क्या जरूरी है जो पित्त वाले हैं वो थोड़े मोटे ही होंगे या वात वाले पतले ही दिखेंगे? नहीं, ये जरूरी है जी। अच्छा। आपका डाउट बिल्कुल सही है, बट उसमें कुछ करेक्शन होनी है। आप जो पूछना चाह रहे हैं, हो सकता है उसको वात और कफ दो चीजों की प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसमें वात और पित्त दोनों का असंतुलन हो, या उसमें वात और पित्त का संतुलन हो। वो आप आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर हम पढ़ते हैं त्रिदोष का और पंच महाभूत का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है, इसको आप ध्यान से रखना। ठीक है, वात का संबंध जो होता है हमारा, किन तत्वों से मिलकर बनता है वात? वो बनता है आकाश से और वायु से। वात का रोगी जो होता है, ठीक है, तो इसमें आ गया ना वात वायु, आकाश और वायु के मिलन से हमारा वात बनता है। पित्त का जो व्यक्ति होता है उसमें अग्नि और जल का संबंध होता है। कफ का जो व्यक्ति होता है उसमें जल का और पृथ्वी का संबंध होता है। और हम जल और पृथ्वी को पढ़ रहे थे, जल में एक गुण आया था भारी, और पृथ्वी में मैंने पढ़ा था वहां पे गुरु। मैंने आपको समझाया भी था कि ये दोनों एक ही चीज हैं, अलग अलग मत समझना। ठीक है, यहाँ पे भारी पढ़ा था हमने जल में। और जनरली कफ वाला जो व्यक्ति होता है वो भारी होता है। वो डिपेंड करता है फिर उसमें प्रकृति खाली उसकी कफ की ही है या कफ के साथ वात की भी है। वो आप आगे पढ़ेंगे कितने तरह की प्रकृति होती है शरीर की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? आकाश वायु से मिलके हमारा वात बनता है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जो हमने पढ़े थे पंच तत्व, इसलिए सीक्वेंस में बोल रहा हूँ मैं आपको, इस सीक्वेंस में ही याद करना। आकाश वायु से हमारा वात बनेगा, इसको भी सीक्वेंस में, वात पित्त कफ। आकाश वायु से पहले दो से वात बन गया, अग्नि जल से पित्त बन गया, और जल पृथ्वी से लास्ट के दो से हमारा कफ बन गया।
ठीक है। और जब जो वैद्य होते हैं, वैद्याचार्य जो होते हैं, वो वात में फिर ये देखते हैं इसका आकाश तत्व बढ़ा हुआ है, वायु तत्व बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, इसको उपवास कराना है या नहीं कराना है। आकाश का मतलब खाली जगह, अगर उसका आकाश तत्व पहले से ही बढ़ा और उसको बोल दिया आप फास्टिंग रखो, जैसे जनरली बोलते हैं कि आप कुछ दिन के लिए हल्का खाना खाओ, फास्ट रखो, बट आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं वो आपकी नाड़ी देख के फिर बताते हैं कि आपको उपवास रखना या नहीं रखना। सर नाड़ी देखना अगर हम सीख जाए तो हम भी वैद बन जाएंगे क्या? मतलब जनरली ओवरऑल मतलब मोटे तौर पर हम सीख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, बट ये है कि उसके लिए स्टडी तो करनी ही पड़ती है अगर आपको प्रोफेशनल उस लाइन में जाना है तो। जी उसके लिए BMS होती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस, वो पढ़ना पड़ता है आपको सब कुछ। वहाँ आपको डेप्थ में फिर आपको उसकी भी मतलब आप नाड़ी से पहचान कर लोगे, जल्दी सीख जाओगे, बट उसके बाद आप उपचार किससे दोगे? औषधि की भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, उसका भी तो गुण होता है फिर औषधि का जो आपने ली है ना, और उसका गुण गर्म है, तासीर उसकी ठंडी है, शीतल है या गर्म है, और सामने वाले की प्रकृति क्या है शरीर की, उसके हिसाब से फिर वो देनी पड़ती है। आप हर किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको एलर्जी है तो आप नीम का पानी पियो, उससे आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ठीक है, हालांकि पित्त में हमने ये पढ़ लिया कि अग्नि और जल के संबंध से बनती है, इतना सामने आइडिया आ गया। धीरे धीरे आपके जो सवाल है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। अब हम वात को पढ़ेंगे डेप्थ में। वात क्या चीज होती है, क्या इसके गुण हैं, वो हमने पढ़ने हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या इससे फायदा होता है, शरीर में क्या क्या काम करती है। हालांकि आपने एक इसका फायदा पढ़ भी रखा है, चले वाते चलम चित्तम, पढ़ रखा ना? यस सर। हाँ, जी सर। वो सारी चीजें अब आपके यहाँ काम आएंगी, आपको सारी की सारी चीजें जो आपने पढ़ी है ना वो सब आपको यहाँ मिलेगी। क्या इसके गुण होते हैं, बढ़ जाए तो क्या लक्षण होते हैं, घट जाए तो क्या लक्षण होते हैं, और अब बढ़ गया या घट गया तो उसका उपचार क्या है, वो चीजें आपने यहाँ पढ़नी। ठीक है, वात या वायु एक ही नाम है, ये दोनों ही शब्द संस्कृत के वा गति गंध न हो धातु से बने हैं। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति करता है या उत्साह उत्पन्न करता है वह वात कहलाता है। ठीक है, अगर आपका मन ज्यादा चंचल है तो एक गुण देखो यहाँ से ये निकल गया, आपका लक्षण निकल गया, आपके शरीर में गति हो रही है और उत्साह उत्पन्न हो रहा है, ओवर एक्साइटेड है आप, तो यानी कि आपका वात असंतुलित है। वात के बिना दूसरे दोष जो होते हैं, दूसरे दोष कौन से? पित्त और कफ, ये पंगु हैं। ठीक है, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अन्यंतर पहुंचाता है, जो अंग को जरूरत है उस अंग तक पहुंचाता है। यानी कि गति का जितना भी कार्य होता है शरीर के अंदर, चाहे वो खून इधर से उधर जा रहा हो, ठीक है, या हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती है, जो भी कार्य इधर से उधर का है बॉडी के अंदर, चाहे वो वेन्स के जरिए हो रहा हो, आर्टरीज के जरिए हो रहा, वो सारा का सारा कार्य हमारा वात के जरिए होता है। ठीक है, और सर जी सर ये पंगु जैसे ये बताया वात के बिना दूसरे दोष पित्त और कफ पंगु है, पंगु मतलब? पंगु का मतलब होता है जी हैंडीकैप, लंगड़े, यानी कि अगर वो है तो ये काम करेंगे, अगर आपका वात बिगड़ गया तो ये दोनों चल नहीं पाएंगे अपनी जगह से, इनको लेके वो जाता है, कफ को भी पित्त को भी। ठीक है, मान लो किसी को जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, तो वात ही है जो कोल्ड को, आपके जो नोजी आती है तो वो वात के जरिए आती है, नहीं तो कफ अंदर ही पड़ा रहेगा। ठीक है, पित्त है, एसिड है, जब आप कुंजल क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वात होती है जो प्रेशर देती है, जिसके जरिए आपकी कुंजल क्रिया हो पाती है और आपका एसिड जो है बाहर आता है। पंगु मतलब लंगड़ा, या न्यू कहीं हैंडीकैप, उसके बगैर ये चल ही नहीं सकते। ठीक है, और ये गुण सिर्फ वात का है, आप पित्त में नहीं पढ़ेंगे इन चीजों, क्योंकि पित्त के बगैर वात और कफ पंगु है, या कफ में नहीं पढ़ेंगे कफ के बगैर पित्त और वात जो है पंगु है। ये गुण सिर्फ अकेला गुण है जो वात का ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है और इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। वात के बिना दूसरे जो दोष हैं पित्त और कफ वो पंगु हैं, क्योंकि वात ही इन दोषों तथा मलों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है, आवश्यकता पड़ने पर अन्यंतर जो अंग, जिस अंग को जरूरत है वहां तक पहुंच जाता है।
आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का जो मूल कारण है वात का प्रकोपित होना है। सभी प्रकार के, यानी कि वात हो, पित्त हो, कफ हो, 80 हो, 40 हो, 20 हो, कोई भी रोग हो, उनका सभी का मूल कारण जो है वात ही होता है। वात क्यों होता है? कुछ आइडिया आया वात क्यों होता है? पित्त क्यों नहीं है या कफ क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये लेके जाता है पूरे शरीर में यस, इसका अन्य काम दोषों गति को। का है। इसका काम गति का है। ये लेके ही नहीं जाएगा तो ये पंगु है, तो फिर वो वात ही हो गया। उनका मेन इंपॉर्टेंट काम इसी का है। घर का मुखिया ये है, शरीर का मुखिया ये है। ये परमिशन देगा तो वो जाएंगे। ठीक है। ये आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी नाड़ी शुद्धि, जो आपने पढ़ी थी ना, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, इससे नाड़ियों का मल जो है वो मल रहित हो जाती है वो। तो नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी वात से ही होता है। ये पित्त से नहीं होता है, कफ से नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप एनाटॉमी से भी पूछा जाता है, आयुर्वेद से भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। या किसी और हड्डियों के ग्रंथ के जरिए भी पूछा जाता है। तो नर्वस सिस्टम का जितना भी काम होता है वो वात के जरिए ही होता है, ना पित्त से होता है ना कफ से होता है। ये याद रखना। वात का जो विशेष गुण होता है उसको बोलते हैं योग वाहिता। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है अन्य दोषों के संयोग से उनके गुणों को धारण करना। जैसे हमने नादा अनुसंधान में पढ़ा था ना, जैसे पानी में नमक मिल जाता है तो वो दिखता नहीं है, चीनी मिल जाती तो वो दिखता नहीं है, ऐसे आत्मा में परमात्मा मिल जाता है। हमारा जो अपान है वो प्राण में मिल जाता है और सुषुम्ना में प्राण चला जाता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी ना, पढ़ी थी ना? यस सर। हाँ। तो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये योग वाहिता पूछा जाएगा। ठीक है। योग वाहिता का मतलब है कि वात के अंदर एक ऐसा गुण है जो अगर वो पित्त के साथ मिले तो पित्त बन जाता है, कफ के साथ मिले तो उसके गुणों को धारण कर लेता है। ठीक है। मतलब ये वात प्लस पित्त भी बन जाता है, वात प्लस कफ भी बन जाता है। इसके अंदर वो स्पेसिफिकेशन है। इसी नाम, उसी को ही जिसके साथ ही मिलता है उसका गुण ले लेता ना। जैसे पानी नमक में मिलता है तो नमक के गुण ले लेता, चीनी में मिलेगा चीनी के गुण ले लेगा, कशाली चीज में मिलाओगे उसके गुण ले लेगा। जैसे सिरका में और जो साइडर विनेगर होते हैं उनमें, जिस भी चीज में मिलाते हो पानी वैसा बन जाता है। ठीक है। उसमें स्पाइसी मिलाते हो स्पाइसी बन जाता है, सूप बनाते हो तो सूप का रूप धारण कर लेता। तो ये गुण जो होते हैं ये वात में होते हैं। जैसे होता है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लागे वो उस जैसा। तो ये वही है वात का अकेला, जिसका अर्थ है कि अन्य दोष जो पित्त और कफ है उनके साथ मिलने पर उनके गुणों को धारण कर लेता है। इस प्रकार जब वात पित्त दोष से संयोग करता है तो उसमें जो आपकी वात है उसमें दाह उत्पन्न हो जाएगा, उष्णता। हालांकि ये दोनों गुण पित्त के हैं। दाह मतलब गर्मी, उष्णता दोनों एक ही वर्ड है। आदि पित्त के गुण आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं ये गुण? वात वात के अंदर। इसी प्रकार जब वात कफ दोष के साथ संयोग करता है तो उसमें शीतलता, क्लेदन यानी गीलापन, कफ जो होता है श्लेष्मा, वो गुण इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो वात अकेला ऐसा है जो पित्त के साथ मिलता है तो वो गर्मी भी बना देता है, और कफ के साथ मिलता है तो उसको गीलापन, शीतलता, ठंडा वो वाला काम भी कर देता है। ठीक है। डिपेंड करता है वो मिलता किसके साथ है, किसकी मात्रा बढ़ती है ज्यादा। बात जिसके साथ मिलेगा उसी के रूप धारण कर लेता है, उसी के गुणों को धारण कर लेता है। इसीलिए इसे योग वाहिता कहा गया है। क्लियर है? जी सर। जी सर। अब पढ़ते हैं वात के प्रकार कितने होते हैं। यह वात जो होता है स्थान, जगह और कर्म यानी कि कार्य के भेद से 5 प्रकार का माना जाता है। 5 प्रकार का हमारा प्राण होता है और 5 प्रकार का हमारा उपप्राण होता है। वो आपको पढ़ने हैं। पहला होता है प्राण, फिर होता है उदान, फिर होता है समान, फिर होता है व्यान और फिर होता है अपान। ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये ऊपर से नीचे तक के बताए गए हैं।
शरीर से मतलब शरीर के हिसाब से देखें अगर, तो प्राण आएगा पहले, फिर उदान आएगा, फिर समान आएगा, फिर व्यान आएगा। व्यान हालांकि संपूर्ण शरीर में होता है, और सबसे नीचे हमारी अपान वायु होती है। तो हमने जो पढ़ा था कि अपान और प्राण को मिलाना आपस में, ठीक है। तो प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 हमारे प्राण होते हैं। ये प्राण के भेद हैं। अब इसका गुण क्या है, गुण भी देख लेते हैं। रुक्ष होता है, संस्कृत के श्लोक को छोड़ दो। वात का गुण जो होता है रुक्ष होता है, शीतल होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चंचल हमने ऊपर पढ़ा था, उत्साह, चंचलता, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। विशद होता है, खर होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। ये सब इसके गुण होते हैं। ये सब वात के स्वाभाविक गुण हैं। कुछ जैसे मतलब उसके पास जाते हैं डॉक्टर के पास भी, अब तो डॉक्टर भी देखते हैं उन सिम्टम को, जो अनुभवी डॉक्टर है। नहीं तो आयुर्वेदाचार्य आपने देखा होगा, जीभ निकाल के जीभ से आइडिया लगा लेते हैं आपको ये बीमारी है। आंख देख के पता चल जाता है, स्किन देख के पता चल जाता है, नाखून देख के पता चल जाता है। जैसे पीलिए में व्यक्ति पूरा पीला हो जाता था, आंखें पीली हो जाती है, उससे पता चल जाता है। कहीं होती है ना ऐसी चीजें। तो ऐसे ही वात के स्वाभाविक गुण है ये। जब वात सम अवस्था में होता है सर तो ये इन चंचल गुणों, के बाद क्या लिखा हुआ है? चंचल होता है विशद, विशद, विशद। और उसके बाद सर? खर, खर मतलब खुरदरा। ओके सर। विशद में विशद मतलब चिपचिपा रहित, चिपचिपा रहित यानी खुरदरा। ये अलग अलग दिए गए हैं इसमें नाम। जब वात जो है सम अवस्था में होता है तो इन गुणों का अनुभव नहीं होता, लेकिन उत्साह, श्वास लेना, श्वास छोड़ना आदि कर्मों से ही वात की उपस्थिति जो है उसका पता चल जाता है। जब वात प्रकोपित होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, तभी रुक्षता आदि जो ये 7 हैं, ये 7 के साथ ये गुण इनमें दिखने लग जाते हैं, ये लक्षण शरीर में पैदा हो जाते हैं। शीतलता, रुक्षता, लघुता। लघु आगे ना, आप कह रहे थे, किसी का क्वेश्चन था कि वो व्यक्ति पतला ही जरूरी है क्या होना। हाँ, ये है लघु, सूक्ष्म, ये उसके गुण हैं, वात के गुण है। अगर अकेला वात होगा तो उसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। रुक्षता क्या होता है, रूखापन, दुबलापन, बौनापन, शोषकता, नींद की कमी, ये वात के गुण लक्षण है। शीतलता यानी कि शरीर में कंपन, एक ऐसी बीमारी होती है शरीर में कंपन होता है, जिसमें क्या नाम होता है उसका, कोई बताएगा? मृगी सर। हाँ जी, मृगी, मिर्गी। नहीं मिलके नहीं। पार्किंसन डिजीज। पार्किंस, पार्किंस की प्रॉब्लम होती है ना, एक शरीर में कंपन, शरीर कांपने लग जाता है, वो वात की वजह से होता है। जकड़न, हड्डियां बहुत जकड़ जाती है, आर्थराइटिस में ये चीजें होती हैं। शीतल पदार्थों को सहन न कर पाना, उसको ज्यादा ठंड लगेगी। शीतल रोगों से जल्द प्रभावित हो जाना, जैसे अभी ठंडी आनी शुरू हुई है, बट जिनकी वात इम्बैलेंस है उनको ज्यादा ठंड लगेगी, ठीक है। लघुता, हल्कापन हो जाएगा, ये आ गया, वो लाइट वेट रहेंगे, दुबले पतले रहेंगे। सूक्ष्म, हर जगह है, ठीक है। चंचलता, संधियों में गति और मन की अस्थिरता आदि। संधियों में गति, चंचलता रहेगी और मन भी उनका चंचल रहेगा। चले वाते चलम चितम, ठीक है। विशद, चिपचिपाहट, संधियों से कटकट की आवाज आना, यानी कि कफ की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, बॉडी से म्यूकस खत्म होता रहेगा, चिकनाई खत्म होते रहेगी, हड्डियों से कटकट की आवाजें आने लगेंगी, रूखापन आ जाएगा, स्किन बहुत खुरदरी हो जाएगी, ड्राई स्किन। खर, वही आ गया खुरदरापन, ठीक है। ये सारे के सारे थे जी। नीचे करना, हाँ सर। ये जो आपने बताया ना आपने, ये शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, सर ये तो वात के गुण है। और सर ये अभी बताया जो रुक्ष, सूखापन, दुबलापन, ये आपने डिफाइन कर, शीतलता, शरीर में कंपन, ये सब लक्षण है। ये वात के गुण हैं, ठीक है। इन्हीं गुणों को थोड़ा सा जी एक्सप्लेन करके बताया गया है यहाँ पे, सेम ही तो है। देखो, रुक्ष, शीतो, लघु, रुक्ष हो गया, शीतल हो गया, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद, खर, यही तो है यहाँ पे साथ के साथ। रुक्ष, सर यानी शीतल, वात,
सर वात के घटने या बढ़ने के कारण सर ये लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, ये तो मैंने थोड़े बता रखे हैं, उसमें तो 80 बताए हैं ना, 80 तरह के रोग, ये रोग ही तो हो गए। खुरदरापन भी तो रोग है, संधियों जी से सर। हड्डियों से कट कट की आवाज आना, ये भी तो रोग ही है। मन की अचंचलता, मन की चंचलता, स्थिरता, ये भी तो रोग है। पार्किंस तो ये रोग सामने से ही दिखता है। रूखापन हो गया, दुबलापन हो गया, बौनापन हो गया, किसी की हाइट कम हो जाती है, शुष्कता होगी, खुश्की आ जाती है, नींद की कमी होना, ये रोग ही तो है सारे। जकड़न होगी, बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है उसकी, शीतल पदार्थों और ठंडी चीजें वो सहन ही नहीं कर पाता, बहुत जल्दी उसके कोल्ड होता है, जुकाम होता है। ठीक है, तो जुकाम होना कफ का रोग नहीं है, ये देखो शीत रोगों को जल्द प्रभावित हो जाना, ये वात का रोग है। और जो कफ वगैरह होता है, जिसका पेट साफ नहीं होता है, उसका जब जो धातु और जो मल क्रियाएं वो सब डिस्टर्ब होती हैं, जिस वजह से उसको कफ होता है। सर्दियों में ठंडे में पानी से नहाने से कफ नहीं होता, उसको जुकाम नहीं होता। जुकाम होता उस वजह से है, पेट क्लियर नहीं होता, वात बढ़ जाता है या घट जाता है, उसकी वजह से फिर ये चीजें होती। ये देखो शीत रोगों से जल्द प्रभावित हो जाना, खांसी जुकाम जो है, जो सर्दी के रोग हैं, वो जल्दी आप पकड़ लेते हो उसको, ये वात का गुण है। ये सारे रोग ही तो दे दिए, ये गुण है, गुणों को थोड़ा एक्सप्लेन किया सर गया। आपने इसमें मेंशन किया है कि मतलब इस स्लाइड में कहाँ पे मेंशन है कि वात की वजह से 80 रोग होते हैं? कौन पूछ रहा है ये? वर्तिका। ये रहे वर्तिका जी। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग होते हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। 80 में तो बहुत आ गए ना, हमने तो अभी कुछ ही पढ़े हैं। अब इनसे मिलते जुलते और भी होंगे। अब पढ़ते हैं, वात का मूल स्थान कहाँ होता है, बनती कहाँ से है वो। ठीक है, मान लो वो इम्बैलेंस हो भी गई हमारी, अनुचित मात्रा में होगी, तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो उस जगह को बोलते हैं पक्वाशय। ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना। ये होता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम पता है कहाँ होता है? छोटी इंटेस्टाइन। छोटे लार्ज इंटेस्टाइन सर। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन सर। और मैं अगर कहूँ ये दोनों गलत हैं फिर? सर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ, ये हुआ ना क्लियर। जहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू होती है ना, ये वहां होता है बीन्स की शेप का, राजमा की शेप का, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, और जहां से हमारा स्टमक जो होता है, जो हमारा पेट होता है जिसमें खाना जाता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकलता है ना, तो यहाँ होता है ड्यूडिनम। इसके जहाँ ड्यूडिनम खत्म हो जाता है, यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है, फिर वो यहाँ आती है, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, असेंडिंग कोलन। ठीक है, और ये फिर दूसरा कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ से होता है हमारा मल द्वार आ जाता है, एनस पे आ जाती है। ठीक है, ये ऐसी ऐसी शेप की होती है, ऐसे जिग जग शेप की। क्लियर है? सर पक्वाशय में पहुंचने का क्या मतलब है? पहुंचना कहाँ लिखा है जिसमें? हाँ, अन्न, जब जो हमारा जो हमने जो भी अन्न ग्रहण किया वो स्टमक में आया, एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें आया, उसके बाद यहाँ पे पाचक रस आते हैं, बाइल जूस और जूस मिलके जो हमारे, वो इसको खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। जठराग्नि जो होती है वो हेल्प करती है, उसके बाद खाना पच के ड्यूडिनम तक जाता है। ड्यूडिनम से फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है उसका, खाने का। ठीक, खाने से जो प्रोटीन, विटामिन, जो मल्टीविटामिन, जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ होता है, और उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता होता वो अपेंडिक्स तक आता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत से होता है, फिर वो जाके हमारा एग्जिट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा आपने? जी सर। तो ऐसे ही है ना, या कुछ नया जी मिला? सर जठराग्नि मतलब सर क्या हुआ सर, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl वगैरह, सर उसी को जठराग्नि बोलते हैं। नहीं, जठराग्नि अब
वो आपके आगे आएगी, जब आप समझ लेना है, सारी चीजें हैं। डाइजेस्टिव फायर को बोलेंगे ना सर? डाइजेस्टिव फायर डाइजेस्टिव वही होती फायर। है, अन्न को पचाने वाली अग्नि होती है एक पेट के अंदर, वो बताएंगे आपको। अन्न का जो मूल मल भाग होता है, ठीक है, अन्न यहीं तक ही है जब तक वो पेट में है। इसके बाद वो पचना शुरू हो गया तो उसका मल भाग होना शुरू, उस मल में से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। जब वो छोटी आंत में आता है तो पेट से निकलने ही वो समझो आप मल है, अब उसमें एब्जॉर्प्शन होता रहता है। अन्न का जो मल भाग होता है, यानी जितना पचना था वो पच गया, उसके बाद जो मल भाग बन के जब वो पक्वाशय या ड्यूडिनम में पहुंचता है तो वहां पे वात उत्पन्न होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने खाना खाया क्या है। ये चीजें भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा आगे आगे, अभी इस सारा कॉन्सेप्ट यहाँ मिक्स नहीं करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक चीज क्लियर होती जाएंगी, मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूंगा, ठीक है। जब ड्यूडिनम पर पहुंचता तो वहां वात उत्पन्न होती है, वहां डिपेंड करती है वो वात आपकी दूषित होगी, प्रकोपित होगी, कैसी होगी, ठीक है, या नहीं होगी, यहाँ पे आके पता चलता है, ठीक है। अब उसका प्रकोपित होने के कारण क्या है वो बताए हैं, किन कारणों से वात जो है हमारी बढ़ती है या घटती है वो बता दिया। पहला, मल, मूत्र, छींक आदि स्वाभाविक इच्छाओं को दबा कर रखना, ठीक है। अगर आपको सेंसेशन हो रही है फ्रेश होने की और आप नहीं जा पा रहे हैं शर्म के जरिए, या आप कहीं मार्केट में हैं जहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास, या आप सफर में हैं, कुछ भी कहिए, अगर आपको फ्रेश होने की सेंसेशन हो रही है और आप नहीं हो रहे हैं तो वात बढ़ता है। ये तो सभी को पता है, कॉमन सी बात है, सभी जूझे भी होंगे, एक दो किसी की जिंदगी में एक मोमेंट तो ऐसा आया ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वेग रोध। वेग रोध मतलब अपनी स्वाभाविक जो इच्छाएं हैं उनको रोकना। इसमें आदि दिया गया, आदि भी समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। पहला हो गया मल को नहीं रोकना चाहिए, फिर होता है यूरिन की सेंसेशन होती तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। वो शर्माने की उम्र आपकी गई, अब आपको शर्माओगे तो नुकसान आपका ही है। आप झटक से पूछ सकते हैं वॉशरूम कहाँ है, मेरे को जाना है, फ्रेश होना है, वॉशरूम के लिए जाना है, बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको अलग से आ रही है, वो तो नेचुरल है, सबको आती है, ठीक है। तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, और इससे रोग होते हैं, वो जूझोगे तो आप ही जूझोगे इन बीमारियों से, इसलिए कभी भी इन चीजों को रोकना नहीं चाहिए। छींक, छींक की बहुत स्पीड होती है, छींक को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। छींक रोकने से एक व्यक्ति ने रोक दी, उसकी ब्रेन की कोई एक नस फट गई थी, इतनी स्पीड होती है छींक की, ठीक है। आदि, आदि में आगे हमारा जैसे जम्बाई आना, उबासी आती है, उसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। पलकें झपकती हैं, इसको कभी भी नहीं रोकना चाहिए। बारिश में गाड़ी चलाते हैं, बारिश आगे वाइपर काम करते हैं ना, समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। वाइपर जब जी आया सर। तो उसने शीशे को साफ किया, फिर बारिश आ गई, फिर वो उधर जाता, फिर शीशे को साफ करता, फिर इधर से करता, फिर उधर से करता। ऐसे ही हमारी पलकें काम करती, ठीक है। और एक रिपोर्ट में ये पता चला था, कोविड के बाद जब ऑनलाइन ज्यादा चल गया था तो बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके स्क्रीन को देखना, तो उनके आई ब्लिंक का जो टाइम है वो कम हो गया था, जिनसे उनको आई साइड कम होती गई, और जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी बढ़ गई थी उसकी। तो ये जो स्वाभाविक गुण है, छींके आना, उबासी आना, ठीक है, इनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर इनको रोकते हैं आप तो इसको वेगरोध बोलते हैं। पहला कारण है जिससे वात बढ़ता है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले इनको खत्म करना सीखो। खाए हुए भोजन के पचने से पहले फिर से कुछ खा लेना, उससे भी वात बढ़ता है। जैसे आपने मान लो 12 बजे लंच किया, ठीक है, और 12:30 बजे कोई आपका दोस्त आपसे मिलने आ गया, कुछ मंगा ले यार भूख लग रही है, आप उसको कंपनी देने के लिए फिर खा बैठे, तो आपका वात बढ़ता है। मतलब बढ़ने का मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपने क्या आहार लिया है या उससे पहले क्या आहार लिया था। रात को देर तक जगना, इससे भी आपका वात बढ़ता है। ऊंचा बोलना, जब हमने वो पढ़े थे ना साधक तत्व बाधक तत्व पढ़े थे, उसमें आया था ना अधिक श्रम करना, अधिक बोलना, जी सर। यस सर। ठीक है, इससे भी हमारा वात बढ़ता है। और कहीं ना कहीं वो चीजें सभी आ जाएंगे, वो जो आपने पढ़ा था ना अग्नि का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्री संग क्यों ना करनी चाहिए, वो सब चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब अपनी शक्ति से अधिक अपेक्षा, अधिक शारीरिक श्रम करना, ये आ गया ना, अधिक श्रम करना, अधिक बोलना, दो आ गए ना आपके बाधक तत्व, कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं।
रूखे यानी कि सूखा खाना खाना। तिक्त, तिक्त क्या बताया था मैंने, कोई बच्चा बताएगा? तो तीखा। तिक्त आयुर्वेद में बोलते हैं कड़वे को, ये याद रखना। कटु बोलते हैं तीखे को। 6 रस होते हैं, वो रस पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। कशैला, कशैला होता है हमारा जैसे जामुन होता है, जामुन खाने के बाद आप देखेंगे टंग को अगर रोटेट करेंगे माउथ के अंदर तो आपको एक लेयर सी मिलेगी। जामुन खाने के बाद सिरका हो गया और गिलोय हो गई, आंवला हो गया, ये सब कशैले में आते हैं, ठीक है। एक लेयर सी हो जाती है ना ऐसी गम सी बॉडी माउथ के अंदर, तो वो सारे कशैले में काउंट होते हैं। यानी कि आपने सूखा भोजन खाने से, ठीक है, और तिक्त हो गया हमारा कड़वा, कड़वा ज्यादा खाने से, कशाली ज्यादा आहार का सेवन करने से आदि रस युक्त पदार्थों की अधिकता से हमारा वात बढ़ता है, ठीक है। अधिकता से दिया गया यहाँ पे, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही खाना छोड़ दो, पर उनकी जब मात्रा बढ़ जाती है तब जाके आपको वात होता है। बहुत अधिक चिंता करने से, डरने से, उपवास आदि करने से, देखो ये आ गया ना, मैं कह रहा था जिसको वात बढ़ा हो उसको उपवास नहीं करना चाहिए, और उसके वात पहले ही बढ़ी हुई है उसको और खाली जगह दे दो, उपवास करने से उसका वात और बढ़ेगा, ठीक है। इनसे वात बढ़ता है। अधिक मात्रा में भोजन करने से, अधिक ठंडा भोजन करने से, वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी, कौन से कारण ये जो बताए हैं, वेग रोध से लेके और यहाँ तक के, अगर इनमें से आपने सब कुछ ठीक कर लिया तो भी वर्षा ऋतु में इन कारणों के बिना भी वात का प्रकोप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यानी बारिश के दिनों में स्वाभाविक का सबका वात इम्बैलेंस होता है, इसलिए बारिश के दिनों में ऑयल ज्यादा खाया जाता है। आपने देखा हो तो घरों में उस समय फेस्टिवल से ऐसे मनाए जाते हैं जिसमें तेल वाली कुछ कुछ चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जिनको आस्था से जोड़ा गया है कि ये माता को पूजना है, इस गुरु जी को पूजना है, आप ये बना लो, आप ये बना लो, ठीक है। तेल में कुछ कुछ चीजें बनाते हैं ना, तो ऑयल कंटेंट इसमें बढ़ाना चाहिए। क्लियर है? सर रूखे मिस क्या होता है? रूखा मतलब हो गया सूखा भोजन, सूखी सब्जियां, जैसे पिज्जा सूखा होता है, ठीक है। सूखी सब्जियां, जिसमें सूखी सब्जी जो भी होती है वो सारी, यानी कि जिसको अगर वात की प्रॉब्लम है उसको सूखी सब्जी नहीं खानी चाहिए, उसको तरी वाला भोजन मतलब लिक्विड फॉर्म ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है, जिससे जल्दी डाइजेस्ट हो और उसका वात कम से कम दूषित हो। यहाँ तक सबको क्लियर आया ना? अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस किस का वात बिगड़ा हुआ, किस किस का ठीक है। इसके लक्षण दे दिए, प्रकोपित होने के कारण, क्यों बिगड़ता है वात, ठीक है। अब अगर बिगड़ गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम होएंगी वो लक्षण बता दिए, अब वहां से पहचान कर सकते हैं आप। वात प्रकोपित होने से वात के गुणों में वृद्धि होती है, अनेक रोगों के रूप में सामने आती है। अब गुण जो हमने पीछे पढ़े थे वो रुक्षता, चंचलता, विशद, खर जो पढ़े थे, अब उनमें वृद्धि हो जाएगी, वो बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। ये आगे रुक्षता, शीतलता, लघुता, सूक्ष्मता, चंचलता, विशदता और खरता आदि, ये बढ़ जाएंगे फिर आपके, अगर वात आपका दूषित हो गया था। विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां जहां ज्वाइंट्स होते हैं ना वहाँ मोबिलिटी होती है, वहां पे जो डॉक्टर बोलते हैं ना आपका हड्डियों का ग्रीस खत्म हो गया घुटनों का, एक्चुअली में उसको एनाटॉमी में क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। यस नो? यस सर। कार्टिलेज बोलते हैं ना, दो हड्डियों के बीच में जो मोबिलिटी का काम करता है, ग्रीसिंग का काम करता है, चिकनाई का काम करता है। बट जब वात आपका प्रकोपित होता है ना तो उस कार्टिलेज को कम कर देता है, ठीक है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आपको उन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपका वात कम हो और कार्टिलेज बने, यानी कार्टिलेज कफ में आ जाता, कफ बढ़े। वो आप आगे पढ़ेंगे कि कफ किन चीजों से कफ बढ़ता है, किन चीजों से वात कम होता है, किन चीजों से वात बढ़ता है कफ कम होता है, इन चीजों से पित्त बढ़ता है, इन चीजों से कम होता है। तीन नौ हो गए।
ये हमने पढ़ लिया, 5 प्राण होते हैं हमारे, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। ठीक है, अभी हमने पढ़े थे कहाँ से कहाँ तक के होते हैं। ठीक है, ये इसमें आप पढ़ लेना। और सामान्य कार्य क्या होते हैं और प्रकोपित होने के बाद कौन से रोग होते हैं, ये आगे वो रोग 80 प्रकार के रोग। जैसे हिचकी आना, ये भी बात करोगा। एक जनरली 1-2 हिचकी आ जाती है, एक बहुत ज्यादा हिचकी आती है, 40-50 हिचकी आ जाती है। ठीक है, खांसी, श्वास, दमा का रोग जो होता है, जुकाम, देखो जुकाम कफ का रोग नहीं है, वात का रोग है। स्वर भंग यानी कि गला बैठना, और भ्रम, मूर्छा, भ्रम होना। ठीक है, मन की अचंचलता में ये आ जाता ना। तो ये प्राण जब हमारा इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट आता है, जब वो नाड़ी देखते हैं ना, तो यहाँ से वात पित्त कफ देखते हैं। अब उसने देखा वात, वात के फिर आगे 5 भेद, फिर वो उन भेदों का जानकार होता है कि कौन सा भेद इसका बड़ा हुआ है या घटा हुआ है। फिर जो भेदों में जाता है तब उसको पता चलता है इसको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर उसका प्राण जो है वो बिगड़ा हुआ है तो उसको जीवा से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, कंठ हो गया, मुख हो गया, नासिका हो गया, मस्तिष्क हो गया, इनसे संबंधित रोग मिलेंगे। ठीक है, इनकी चाल होती है कुछ कुछ, वात की अलग होती है, पित्त की अलग होती है, सांप की तरह चाल होती है, उनसे वो पकड़ते हैं। ठीक है, फिर उदान बताया, उदान हमारा हो जब इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से हमें कंठ के रोग, नाभि के रोग और वक्षस्थल छाती के रोग होते हैं। डायफ्राम हो गया, कंठ का स्वर एवं बोलना, स्वर को ऊपर की ओर लेके जाना, कार्य के लिए प्रयत्न करना, उत्साह करना, बल देना, ये सामान्य कार्य है। अगर वो इम्बैलेंस होगा तो इनमें गड़बड़ आ जाएगी। फिर क्या होगा, आंख के रोग, कान के रोग, नाक गले के रोग, ये ऊर्ध्व जनु रोग हो जाएंगे। ऐसे ही समान प्राण है। ठीक है, यहाँ प्राण को आप ऐसे बोलेंगे, प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, अपान प्राण, व्यान प्राण, क्योंकि प्राण के भेद है। जब समान प्राण हमारा बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उससे क्या होगा, आमाशय यानी पेट से रिलेटेड, पक्वाशय, ड्यूडिनम जो आ गया, यानी पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाएगा। फिर वो आपको बताते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। पाचक रसों के सक्रिय होने से भोजन का पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना, उसका विभिन्न धातुओं, रस, रक्त जो हमारी धातु है उनमें उसको बांटना, मलों में वर्गीकरण, उससे कौन सा मल बनना चाहिए, किससे बाल निकलते हैं, किससे नाखून बढ़ते हैं, किससे हमारे शरीर के जो और बाल होते हैं बाजुओं पे और जो पूरी बॉडी पे बाल होते हैं वो होना। ठीक है, स्वेद वह, पसीने का आना, दोष वह, जल वह, स्रोतों का नियंत्रण करना, ये सामान्य है। अगर बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो फिर ये रोग हो जाएंगे, अग्नि मंद हो जाएगी, पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ा जाएगी, खाना पचेगा नहीं आपको। अजीर्ण, अजीर्ण को क्या बोलते हैं, बेचैनी सी होना, खट्टी खट्टी डकारें आना, जिसको अपच बोल देते हैं, अपच, खाना नहीं पचना। ठीक है, कुछ देर से खाना खाया या कुछ ओवर ईटिंग कर ली या कुछ 2 ऐसी चीजें खा ली आपने जिसकी वजह से, मान लो एक आपने कुछ रस मलाई खा ली और एक आपने कड़ी की सब्जी खा ली, तो अंदर जाके दोनों की लड़ाई हुई, फिर वो बैक करती है आपको। ठीक है, अतिसार हो गया, दोषपूर्ण पृथक्करण, जो अलग अलग करना है वो सारी चीजें आपकी यहाँ स्टॉप हो जाएंगी। ऐसे ही अपान वायु होती है, अपान वायु हमारी बड़ी आंत में, श्रेणी प्रदेश में, जो पेल्विस रीजन होता है, ये अंग हो गए, पक्वाशय हो गया, ड्यूडेनम, गुदा हो गया, एनस, वृषण हो गया हमारा टेस्टिस, मूतेंद्रिय होगी हमारी, मूत्राशय हो गया, नाभि हो गया और बस्ती प्रदेश। ठीक है, ये हमारे किडनी वगैरह ये सब आ गया हमारा, जो 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 एक्सक्रिएशन की क्रियाएं हैं वो सारी इसमें अपान प्राण में आ जाती है। तो मल से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, वो किडनी में हो जाए, यूरेटर में हो जाए, यूरेथ्रा में हो जाए, यूरिन ब्लैडर में हो जाए। ठीक है, शुक्र पुरुषों में, आर्तव एवं गर्भ स्त्रियों में को वेग न होने पर स्थिर रखना, धारण करना और वेग काल में उन्हें निस्तृत करना, ये कार्य होते हैं। ठीक है, पुरुषों में शुक्र धातु होगी, महिला में रज धातु होगी। ठीक है, गर्भ धारण करना, ये जो सामान्य जो कार्य होते हैं वो अपान प्राण के होते हैं। जब अपान प्राण बिगड़ जाता है फिर क्या होता है, अश्मरी यानी कि पथरी हो जाती है, उसको किडनी से रिलेटेड हो गया। मूत्र कृच्छ, भगंदर, जो भगंदर से मिलती जुलती एक और होती है, पाइल्स, ये सब चीजें
यानी कि आपको पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो आपका वो भी गड़बड़ा जाएगा, और जो यूरिन वाला है वो भी किडनी से लेके यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर, और जो फिर बाहर आता है, ये पूरा पूरा सारे के सारे, मूत्राशय हो गया, मलाशय हो गया, वह टेस्टिस के रोग हो जाते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एज 50 प्लस में जाके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है जनरली मेल्स में। मूत्र संबंधित रोग हो जाएंगे, कष्ट साध्य रोग हो जाएंगे, जैसे मधुमेह हो गया, मधुमेह भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें, परमेह आदि, ये सारे के सारे रोग इसमें जब अपान वायु जो हमारा अपान प्राण है वो असंतुलित होता तब होता। देखो कितना डेप्थ है आयुर्वेद को जानना। और जो एलोपैथी है वो टेस्ट पे डिपेंड है, मशीन पे डिपेंड है, मशीन ने सही दे दिया तो वैसा ट्रीटमेंट कर देंगे, मशीन ने गलत दे दिया तो वैसा ट्रीटमेंट कर देंगे। बट जो है आयुर्वेदाचार्य होते थे वो खुद ही मशीन होते थे, वो खुद अपने नजरिए से, अपना उनका तजुर्बा था, अनुभव था, उसके जरिए वो देखते थे और बता देते और एक पुड़िया में सब चीजें ठीक कर देते। फिर होता है व्यान प्राण। व्यान हमारे सारे शरीर में होता है, विशेष रूप से हृदय में होता है, तो हृदय संबंधित हमारी चीजें चलेंगी और वही हमारी रोग में काउंट हो जाएंगे। स्वेद यानी कि पसीने की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वो व्यान प्राण से होती है। नीचे झुकना, ऊपर उठना, आक्षेप, निमेष, उन्मेष, पलकों का झपकना, ये चीजें आ गई ना, ये सब चीजें व्यान प्राण की वजह से चलती है। अब जब व्यान प्राण हमारा दूषित हो जाएगा तो इन्हीं चीजों में हमारे समस्या होगी, रोग होंगे। स्रोतों की संचरण क्रिया में स्थिरता, ढीलापन आ जाएगा, जवर हो गया, अतिसार हो गया, रक्तपित्त हो गया, यक्ष्मा हो गया, आदि सारे शरीर में पाए जाने वाले ये रोग वात की वजह से हो जाते हैं। ये वात के दूषित होने से 5 प्राण हो गए हमारे, ठीक है। वात यानी वायु, वायु यानी कि प्राण, प्राण के ये उप प्राण है, 5 प्राण है, ये पढ़ लिया हमने। और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, स्थान कहाँ होते हैं, और प्रकोपित होने पर किन किन रोगों को ये जन्म देते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम लेंगे, एक उपचार रह गया, इसको फिर पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पता चल गया, लक्षण भी पता चल गया आपको, ठीक है, और उसके जो गुण थे वो भी पता चल गया। अब देखते हैं उपचार कैसे किया जाए अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो जिन चीजों से हुआ है वही उसका उपचार उसके ऑपोजिट करेगा। जैसे रात को जगना, लेट तक था, अधिक बोलना था, अधिक श्रम करना था, इन चीजों को स्टॉप कर दो, आपका वात कंट्रोल हो जाएगा। वात के प्रकोपित होने के कारणों को दूर करना, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो जड़ है उस जड़ को काटो, ठीक है। स्नेह पदार्थों का सेवन करना, वो किसी का क्वेश्चन था ना, रुक्ष क्या होता है, रुक्ष यानी कि रूखा, अब रूखा मत खाओ आप, स्नेहन यानी कि चिकनी चीजों का सेवन कर दो, जिससे कि आपका वात जो है कम हो जाए और कफ बढ़ जाए, ठीक है। उष्ण जल से स्नान करना, गर्म पानी से स्नान करने से आपका वात बैलेंस होता है। स्नेह युक्त बस्ती, अनीमा देना, उस चिकने पदार्थों से उसको अनीमा देना, जिससे उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक हो जाए और जो दूषित वायु है उसकी जितनी जल्द हो सके बाहर आ जाए, और वो व्यक्ति, जो आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य था ना, रोगी व्यक्ति के विकारों को दूर करना, यहाँ पे अनीमा देकर उसके विकार को दूर करना। मृदु विरेचन करना, अर्थात स्निग्ध, उष्ण, मधुर, अम्ल, लवण रस से वाले द्रव्यों से तैयार औषधि से हल्का विरेचन कराना। वमन क्रिया होती है, एक विरेचन क्रिया होती है। विरेचन क्रिया क्या होती है, कोई बताएगा? पता है किसी को विरेचन क्या होता है? यस नो? सर मुंह में पानी डाल सुना है, एनिमा टाइप का। एनिमा टाइप ही होता है, ये कोई शंख प्रसालन टाइप होता है। यस बाकी क्लियर है, ये सारी चीजें हैं इसमें, आपको एक एक चीजें पढ़ने में आएंगी। वात नाशक द्रव्यों का नश्य लेना, कुछ ऐसे भी द्रव्य होते हैं जिनको नाक में डालने से, नश्य करने से भी आपका वात ठीक होता है, जैसे षडबिंदु तेल है, देसी गाय का घी है, अणु तेल है, ये फेमस से हैं जिनकी वजह से आपका जो है वात बैलेंस हो जाता है। उपटन हो गया, स्नान हो गया, मालिश हो गया आदि, इन चीजों से आपका जो है आपका वात जो है बैलेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ मालिश में जब जाएंगे तो मालिश में डिपेंड करता है, मालिश आपको खाने से पहले लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए, या आपको स्नान से पहले लेनी चाहिए, स्नान के बाद लेनी चाहिए, सुबह लेनी चाहिए, दोपहर में लेनी चाहिए, शाम को लेनी चाहिए। वो जब मालिश में थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं
वहां पता चल जाता है। ठीक है, तो इन कारणों से अगर ये ऐसे आप किसी को वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन उपचारों को अगर आप शुरू करते हैं तो आपका धीरे धीरे देखेंगे कि वात आपका बैलेंस होना शुरू हो गया है। यहाँ किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इतने पे स्टॉप करते हैं। कल हम सिर्फ पित्त को ही पढ़ेंगे, परसों सिर्फ कफ को ही पढ़ेंगे। एक एक करके आपका टॉपिक ठीक करवाऊंगा मैं। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो आपको। सर ये ठीक है, पीडीएफ आपने भेजी है क्या ग्रुप में? भेजी तो नहीं है जी, भेज देंगे, बाकी ड्राइव पे है ये। ओके सर। हाँ। कोई शब्द समझ में ना आया हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपका आहार ही है। आहार आपका सही है तो ही आप साधना कर सकते हैं, तो ही आप योग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पथ्य अपथ्य वहां पे आता है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका तामसिक भाव बढ़ता है, तामसिक भाव बढ़ गया तो आपको नींद आएगी, नींद दोपहर में सो गए तो यामे यामे दिने दिने वो कॉन्सेप्ट आपका खराब, जो हर 3 घंटे में आपने साधना करनी थी वो आपकी छूट गई। ठीक है, तो आहार आपका जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी योग का कोई भी किसी भी ग्रंथ में जाएंगे तो आपको आहार मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो भगवत गीता देख लो, आपके हठ योग देख लो, किसी भी देख लेना, हर में आपको ये मिलेंगे। मिताहार मिल जाएगा, आहार नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई टच में जरूर मिलेगा आपको। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है?